क्लास 12th। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल। बेसिकली हम यहाँ पर डिफरेंस देखने वाले हैं डीएनए और आरएनए के बीच में कि किस तरीके से आरएनए और डीएनए वर्क करते हैं और आरएनए डीएनए में कौन ज़्यादा स्टेबल है, अगर स्टेबल है तो वो क्यों। ठीक है, बिकॉज हमें पता है कि जो जेनेटिक मटीरियल है, हम स्टार्टिंग से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि जो जेनेटिक मटीरियल की था वो कौन कौन से हो सकते थे। प्रोटीन हो सकता था या डीएनए हो सकते थे। ठीक है, पर इट्स डाउट को अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया गया। इसके प्रीवियस जो हमने टेस्ट दिया था हार्शले क्रैश का एक्सपेरिमेंट, उसमें हमने ये डाउट बिल्कुल तरीके से अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी कंडीशंस के कि ऐसा नहीं है वैसा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पर। नॉर्म प्रॉपरली क्लियर हो गया कि जो प्रोटीन्स हैं वो बिल्कुल जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क नहीं करते हैं। बिकॉज जब भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो डीएनए है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर जाते हैं। तो जहाँ से एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल। बट ऑल्सो हमने ये भी बात कर ली थी कि जो जेनेटिक मटेरियल की है वो क्या है, स्टेबल होता है। एक जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में हमें जो पता करना था कि इट इज़ डीएनए और प्रोटीन, तो वहाँ हमने पता कर लिया प्रॉपर तरीके से थी कि क्यों क्या है, दैट इज़ डीएनए। ओके, बट अभी भी ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर हम देख रहे थे कि वहाँ पर क्या होते हैं, वहाँ पर डी एज अ जेनेटिक मटेरियल जो, बिकॉज अभी हमने आपको बताया कि जो हमने एक टेस्ट किया, एक्सपेरिमेंट किया, उसमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह मिला, तो जेनेटिक ही मटेरियल की तरह एक डीएनए स्टेबलाइज हो गया था। बट कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो ये क्लियर करता है कि डीएनए तो जेनेटिक मटेरियल है ही, बट इन सम वायरसेस आरएसएज आरएनए इज ऑल्सो वर्किंग एज अ जेनेटिक मटेरियल। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है टोबैको मोज़ेक वायरस एंड क्यूबी बैक्टीरियोफाज। टोबैको मोज़ेक वायरस क्या होता है, जो टोबैको का प्लांट होता है उसके ऊपर आपको स्पॉट दिखाई देते हैं येलो येलो के, तो जिस वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस। और जो बैक्टीरियोफाज है ये भी हमने प्रीवियस देखा कि इन पे कौन अटैक करता है, वायरसेस अटैक करते हैं। सो ये बात हमने पीछे भी देखा। उन्हीं बैक्टीरियोफाज में एक स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरियोफाज होता है जिसे क्यूबी बैक्टीरियोफाज आप बोलते हैं, जिसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं है, उसमें जेनेटिक मटेरियल है आरएनए। सो वही बात हम भी कह रहे हैं कि हमने प्रीवियस जितनी भी स्टडीज़ की हैं उसमें हमने देखा कि यस डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, बैक्टीरियोफाज में आपने देखा था अभी प्रीवियस जो हमने टेस्ट पढ़ा था उसमें डीएनए ही ट्रांसफॉर्म होता है। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरियोफाज अलग है, जैसे यहाँ पे इन्होंने एक अलग एग्जांपल दिया है, वहाँ पर आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। तो ये अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये आंसर कैसे डिसाइड होगा कि क्यों, जैसे यानी मैंने क्वेश्चन किया हुआ है कि क्यों जो डीएनए है वो एक प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल है, कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो हमें मिल रहे हैं इन दिस एक्सपेरिमेंट एंड इन दिस क्राइटेरिया, सो उसमें मोस्ट ऑफ में डीएनए क्यों होता है, एंड वहीं कुछ ऐसे आरएनए, कुछ ऐसे फैक्टर्स या कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जहाँ पर आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल बट डीएनए ज़्यादा है, डीएनए ज़्यादा ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल बोल रहे हैं। वहीं जहाँ पर डीएनए होता है एज अ डोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल्स के फॉर्म में, वहाँ पर आरएनए वर्क तो करता है बट वो अदर फंक्शंस होते हैं उन्हें वर्क करता है, लाइक मैसेंजिंग करना, यानी कि वो फंक्शन कर रहा है ऐसा मैसेंजर आरएनए एंड अडेप्टर की तरह वो वर्क कर रहा होता है। एंड ये ऐसा क्यों है, यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है। सी, तो अगर आपको याद होगा बेटा, इसके प्रीवियस हमने डिस्कस किया था जहाँ पर हमने आपको क्या बताया था कि डीएनए फर्स्ट, तो डीएनए में क्या होता है, डीएनए में खुद का रेप्लिकेशन होता है। यानी सेंट्रल डॉग्मा अगर आपको याद होगा, तो डीएनए में क्या होगा, खुद का रेप्लिकेशन। डीएनए क्या करता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट करने के बाद वो क्या बनाते हैं, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए में जब बनाते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। एंड वहीं जब ये मैसेंजर आरएनए आगे क्या बनाते हैं, प्रोटीन, तो इसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से आरएनए अदर फंक्शंस को परफॉर्म करता है, अदर फंक्शंस के लिए परफॉर्म हो रहा है, जहाँ पर वो एक मैसेंजर की तरह वर्क करता है। अडेप्टर एक्चुअली आप जब ट्रांसफॉर्मेशन से, सॉरी, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन वाली प्रोसेस पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से जो मैसेज है उसको वो पहले प्रोटीन्स तक पहुँचाते हैं और ऑल्सो ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन न्यूक्लिक एसिड्स टू अनदर न्यूक्लिक एसिड।
सो किस तरीके से मैसेंजर आरएनए है वो बिल्कुल अपोजिट वर्क कर रहा है, जिसमें वो एक मैसेंजर और अडेप्टर की तरह वर्क करता है। टू केमिकल स्ट्रक्चर, दो केमिकल जो स्ट्रक्चर है या फिर दो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं उनके बीच में वो क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र का काम करता है और ऑल्सो क्या कर रहे हैं, मैसेज का काम करता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल ये आपकी सेल है और सेल के अंदर क्या होता है, डीएनए मौजूद होता है, ठीक है। और सेल्स के साइड में कॉर्नर्स में लास्ट बाहर की तरफ कौन होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। आपको पता होगा कि जो राइबोसोम्स होते हैं इनमें क्या होती है, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है। और हमें इन शॉर्ट क्या करना है, प्रोटीन सिंथेसाइज करनी है, प्रोटीन बनवानी है। तो वो कैसे बनेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डीएनए से जो भी मटेरियल निकलता है वो कहाँ तक जाना चाहिए, इस राइबोसोम में जाए, तब वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होगी। तो अब डीएनए से राइबोसोम तक कैसे पहुँचेंगे, तो ये होता है बाय द मैसेंजर आरएनए। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि टू डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर या फिर कह लें कि टू डिफरेंट न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स के बीच में एक मैसेंजर और अडेप्टर की तरह काम करा। तो एक न्यूक्लिक एसिड कौन सा है, डीएनए, दूसरा कौन सा है, ये राइबोसोम। एंड इस राइबोसोम के बीच में आरएनए फंक्शन की तरह काम करता है, बिटवीन उन दोनों के बीच में काम करता है, एक मैसेंजर की तरह भी वर्क करता है एंड ऑल्सो इट्स वर्क एज अ एडेप्टर, जो कि फर्स्ट तो जो भी डीएनए से निकलने वाले मैसेज या डीएनए से निकलने वाले जो भी कोडॉन्स होते हैं उनको वो लेकर जाएगा, और कहाँ तक लेकर जाएगा, इस प्रोटीन्स तक। तो ये जो फंक्शन हुआ जिसमें वो मैसेज को टेक कर रहा है एंड ऑल्सो उसे अडेप्ट कर रहा है, एंड कहाँ तक पहुँचाते हैं, प्रोटीन्स तक, जिससे क्या होता है, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हो पाता है। तो दो न्यूक्लिक एसिड के बीच में मैसेंजर आरएनए वर्क कर रहा है आरएनए वर्क कर रहा है एक मैसेंजर की तरह और एक अडेप्टर की तरह। सो ये क्या होता है, ये कहाँ पे आप देखते हैं, जहाँ पर डीएनए होता है वो डोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में है। सो वेन एवर डीएनए जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में है तो वहाँ पर आरएनए मैसेंजिंग और अडेप्टेशन का काम करेगा, ठीक है। और अगर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आरएनए है तो आरएनए डायरेक्ट वर्क करता है, डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। सो हम इसके प्रीवियस बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द जेनेटिक मटेरियल कि वो कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। बट यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया दिया गया है और ये जो भी जेनेटिक मटेरियल इन क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे उनके ही अंदर उनको ही एज अ जेनेटिक मटेरियल रखा जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट क्राइटेरिया देखते हैं कि ये कैसे होना चाहिए, कि जो भी हम जेनेटिक मटेरियल ले रहे हैं या फिर जिस भी जेनेटिक मटेरियल की हम बात कर रहे हैं वो उसमें रेप्लिकेशन की प्रोसेस होनी चाहिए। बिकॉज जैसे अभी आपने देखा कि डीएनए क्या करता है, खुद को रेप्लिकेट करता है, तभी डीएनए की कॉपीज़ बन जाती हैं। सो रेप्लिकेशन की प्रोसेस किसके अंदर हो रही है, डीएनए के अंदर। बट बेटा जो आरएनए है दैट आल्सो रेप्लिकेट, आरएनए भी अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है, आरएनए के अंदर भी रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है। सो यहाँ से जो फर्स्ट पॉइंट है कि जो भी डीएनए या फिर जो जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए वो जो क्राइटेरिया फिल कर रहे हैं उसमें पहला क्राइटेरिया तो दोनों फिल करते हैं, डीएनए भी फिल करते हैं, आरएनए भी फिल करता है, दे रेप्लिकेट इटसेल्फ, वो अपने आप को रेप्लिकेट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ कि वो केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। अब अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं यहाँ पर, जो आरएनए का स्ट्रक्चर होता है, आरएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि एक पेंटोज शुगर वहाँ पर ऐड है, और डीएनए का भी स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें भी एक पेंटोज शुगर होती है, राइट। लेकिन पेंटोज जो शुगर है डीएनए में क्या होता है कि एट द वन एंड यहाँ पर नाइट्रोजन बेसिस लगे होंगे, मैं एनवी लिख रही हूँ, दैट इज़ नाइट्रोजन बेसिस। सो एक नाइट्रोजन बेसिस यहाँ पर लगे होंगे, एंड दिस ऑन दिस जो थर्ड नंबर वाला, बिकॉज नाइट्रोजन बेसिस को हम 1 मार्क करें एंड इसको 2, सो जो थर्ड नंबर वाला कार्बन होता है उसके ऊपर आपको OH ग्रुप दिखाई देता है, एंड इसी OH ग्रुप को रिप्लेस कर कर यहाँ पर क्या ऐड हो जाती है, यहाँ पर फॉस्फेट ऐड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डीएनए है, इन केस ऑफ डीएनए नाइट्रोजन बेसिस एंड आफ्टर द थर्ड नंबर पे एक OH ग्रुप होता है एंड सेकंड नंबर पे जस्ट एक H ग्रुप होगा। बट वहीं अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए में यहाँ पर भी एक नाइट्रोजन बेसिस होगा एंड थर्ड नंबर पर एक OH ग्रुप होता है, बट इसके साथ साथ जो सेकंड नंबर है यहाँ पर भी एक OH ग्रुप मौजूद होता है। एंड ये आई थिंक आपको भी तो पता होगा बेटा कि ओ जहाँ पर भी होगा वो रिएक्टिव होगा, वो कहीं ना कहीं फॉर्म से रिएक्शंस करेगा, न्यू चीज़ें बनाएगा, एंड इसीलिए आरएनए क्या है, एक मैसेंजर की तरह वर्क करता है, बिकॉज वो रिएक्ट कर लेता है, केमिकली रिएक्ट करता है, मूव करता है, बॉन्ड्स ब्रेक होंगे एंड बॉन्ड्स बनेंगे। अगर बॉन्ड बन रहे हैं, बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, दैट मीन्स क्या है, वो वहाँ पर
प्रॉपर स्टेबल नहीं है। बिकॉज प्रॉपर स्टेबल क्यों नहीं है? बिकॉज आरएनए रिएक्टिव होता है, एंड आरएनए रिएक्टिव होने की वजह से प्रॉपर स्टेबल फॉर्म में नहीं होता। बट वहीं अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए का नाम ही होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो वहाँ से रिप्लेस हो गया है। अगर वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है वो फर्दर, बिकॉज आप यहाँ पर देखेंगे तो ये थर्ड नंबर वाला OH ग्रुप है, ये फॉस्फेट के थ्रू रिमूव हो जाएगा। एंड जो यहाँ पर कार्बन अटैच होगा 1 4 एंड 5, यहाँ पे भी ग्रुप से कार्बन अटैच होगा। पहले इसे रिप्लेस कर यहाँ पर भी एक फॉस्फेट ग्रुप आएगा, एंड नेक्स्ट इस वाले थर्ड नंबर वाले OH ग्रुप को भी ये रिप्लेस कर देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा डीएनए है उस डीएनए में क्या होगा, डीएनए स्टेबल हो जाता है। बिकॉज वहाँ पर डीऑक्सीराइबोज है, यानी ऐसा राइबो शुगर है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, जिसकी वजह से वो स्टेबल है, वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता, लेस रिएक्टिव होता है। एंड वहीं उसके कंपैरिजन में जो आरएनए है, बिकॉज इन आरएनए ऑन द, अगर ये फर्स्ट नंबर का है तो सेकंड नंबर कार्बन पर भी एक OH ग्रुप मौजूद है, एंड थर्ड नंबर वाले कार्बन पर भी एक OH ग्रुप मौजूद होता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है इन कंपैरिजन ऑफ डीएनए। ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि थर्ड पॉइंट क्या है कि जो म्यूटेशन है, बेट देखो जो भी इवोल्यूशन होगा या चेंजेस होंगे तो उनके वो चेंजेस कब आएगा, कोई भी किसी भी ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशन के थ्रू। और इवोल्यूशन कैसे होगा? बाय द स्लो चेंज, बाय द म्यूटेशन। तो जैसे धीरे 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 म्यूटेशन हो, फॉर एन एग्जाम्पल ये आपका एक डीएनए स्ट्रैंड है और इस डीएनए के स्ट्रैंड के अंदर क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है। कोई एक पर्टिकुलर नाइट्रोजन बेस है जो धीरे 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 चेंज हो रहा जा रहा है, म्यूटेशन वहाँ पर हो रही है। तो एक स्लो म्यूटेशन की वजह से या एक स्लो चेंजेस की वजह से एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आता है, एक बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। जैसे अगर हम एग्जांपल दे दें, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं जैसे कि मंकी या फिर अदर जितने भी एप्स वगैरह हैं, तो पहले उनसे ही ऐसा होता है कि उनसे हम जनरेट हुए, तो उनके जो डीएनए हैं उनमें धीरे 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 बहुत म्यूटेशन हुए हैं, स्लो चेंजेस ही हुए हैं, बहुत टाइम लगता है। कोई भी एवोल्यूशन तुरंत नहीं हो जाएगा, जैसे आज हम डीएनए चेंज कर रहे हो कल वहाँ पे एवोल्यूशन हो जाएगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। बहुत टाइम लगता है एवोल्यूशन को होने में, बिकॉज धीरे धीरे वहाँ पर चेंज हो रहे होते हैं। बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, थोड़ा बहुत चेंज होना ज़रूरी है। बिकॉज अगर चेंज नहीं होगा तो हमारे सराउंड, अगर डीएनए में प्रॉपर चेंज नहीं आएगा, ठीक है, बट हमारा सराउंडिंग्स है, हमारा इन्वायरमेंट है, उसमें प्रॉपर चेंज हो रहा है, तो उस टाइम जो चेंज होता है उसको बैलेंस करने के लिए डीएनए में चेंज होना चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पर मैंने बताया कि आप डीएनए जो है उनमें एक स्लो चेंजेस, उनमें म्यूटेशन होता है, एंड ये जनरेशन वाइज जनरेशन ग्रो करना चाहिए, जनरेशन वाइज जनरेशन आगे की तरफ बढ़ता जाता है। फर्स्ट यहाँ पर थर्ड यहाँ पर एक और बात बताई गई है कि उसमें एक स्लो चेंजेस या स्लो चेंज या म्यूटेशन होना चाहिए, बिकॉज वो किस में हेल्प करता है, इन द एवोल्यूशन। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि जो भी एक्सप्रेस्ड होगा, एक्सप्रेस इन द सेंस, जैसे हम क्या कर रहे हैं कि दो सेल हमने लिए हैं एंड इनके अपने कैरेक्टर, इनके अपने कैरेक्टर है, एंड आफ्टर द क्रॉस जो भी प्रोजनीज यहाँ पे बनेंगी उनमें वही कैरेक्टर्स ग्रो दिखने चाहिए जिस तरीके से मेंडलिज्म कैरेक्टर्स दिखाए गए थे। यानी कि जैसे उन्होंने बताया था कि एक दो कैमिट्स लिए एंड एलील्स लिए, एंड एलील्स में क्या था, अगर एक टॉल है और एक शॉर्ट है या डार्क है, तो वहाँ पर फर्स्ट जनरेशन में आपको टॉल दिखा था, वो तो हमें याद है, और आफ्टर द सेकेंड जनरेशन हमें डार्क भी वहाँ पर दिखे थे। तो जिस तरीके से ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहे हैं, वैसे ही बाय द डीएनए एंड जेनेटिक मटेरियल के थ्रू भी क्या होते हैं, हमें कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्रेस होते हुए दिखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक फादर का सेल है और ये एक मदर का सेल है, ठीक है, इन दोनों में क्या होगा, अपना अपना डीएनए जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, एंड ये दोनों जेनेटिक मटेरियल कहाँ जाएगा, एक न्यूक्लियस प्रोजनी में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होगा। तो बिकॉज ऑफ बीइंग ये जो जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर आया है वो पेरेंट्स से है, फ्रॉम अ मदर एंड फादर, तो जिसकी वजह से जो प्रोजनी है उनमें भी क्या होंगे, सम कैरेक्टर्स ऐसे होंगे जो उसके फादर से मैच करते हैं, एंड कुछ कैरेक्टर ऐसे होंगे जो उसकी मदर से मैच करते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन ऑफ डीएनए है या फिर एक्सप्रेशन ऑफ गैमेट्स हैं, जिनकी वजह से आपको डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देते हैं, ये कैसे होने चाहिए, उनके पेरेंटल या जिन भी पेरेंटल्स जो प्लांट है या पेरेंटल जो ऑर्गेनिज्म है उनसे ही मिलते जुलते वहाँ पर एक्सप्रेशन हो। यही हमें किसने बताया था, इन मेंडल कैरेक्टर्स ने बताया था कि जो भी कैरेक्टर्स होते हैं किसी प्लांट के अंदर वो नेक्स्ट प्लांट में क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं,
मे बी वो इस जनरेशन में नहीं दिखते, उसके नेक्स्ट जनरेशन में दिखेंगे ड्यू टू सम डोमिनेंट रीज़न एंड ऑल, बट लेकिन एक्सप्रेशन होते हैं एंड वो नेक्स्ट जनरेशन में दिखाई भी देंगे। सो यहाँ से एक और बात होती है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके कैरेक्टर हैं वो भी वहाँ पर एक्सप्रेस्ड होने चाहिए। तो यहाँ पे 4 आपने बेसिस पढ़े, जो 4 यहाँ पे बेसिस बताए गए हैं कि पहला तो उनमें रेप्लिकेशन करने की प्रोसेस होनी चाहिए, दूसरा वो केमिकली स्ट्रक्चरली स्टेबल हो, ज़्यादा रिएक्टिव ना हो, ऑल्सो उसमें थोड़ा बहुत म्यूटेशन होना चाहिए, एक स्लो चेंज होता रहे, एक स्लो चेंज में म्यूटेशन हो ताकि वहाँ पे एक एवोल्यूशन हो सके। ऑल्सो जो भी वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है वो अपने आप को एबल एक्सप्रेस कर सके, एक्सप्रेस करने के एबल होने चाहिए। और किस तरीके से एक्सप्रेस करें, जिस तरह मेंडलिज्म हम कैरेक्टर में देखते हैं कि वो अपने एलील्स के थ्रू, अपने गैमेट्स के थ्रू अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये सारे कैरेक्टर्स होने चाहिए इन अ जेनेटिक मटीरियल। ओके, सो अब आपने क्या किया, आपने सारे क्राइटेरिया पढ़ लिए हैं कि किस तरीके से कोई जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। सो अब अगर हम उनको एक एक करके अप्लाई करें डीएनए एंड आरएनए के ऊपर, सो हमें पहले से पता है कि जो डीएनए एंड आरएनए उनमें क्या होते हैं, उनमें बेस पेयर होते हैं एंड वो कि कैसे होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब पहले बता भी चुकी हूँ मैं, लेकिन फिर से एक बार बता सकते हैं, देती हूँ मैं आपको। बिकॉज जैसे ये है, ठीक है, ये डीएनए है फॉर एन एग्जाम्पल, ओके, दैट इज़ डीएनए फॉर एन एग्जाम्पल। यहाँ पर डीएनए है, इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन बेसेस होते हैं। यहाँ पर क्या होगा, एडेनिन, तो यहाँ पे क्या होगा, थायमिन, यहाँ पे होगा गुआनिन, तो यहाँ पे होगा साइटोसिन। तो इस तरीके से यहाँ पर नाइट्रोजन बेसिस लगे होते हैं एंड ये नाइट्रोजन बेसिस एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री इन द सेंस कि अगर ये स्ट्रैंड बीच में से टूट जाए कभी, और स्ट्रैंड टूटने के बाद ये दोनों अलग अलग भी बन जाते हैं, तब भी वही सेम कॉपी बनेगी जो यहाँ पर है। क्यों? बिकॉज बेटा अगर एक कॉपी यहाँ पर, जहाँ पे ए है और यहाँ पर जी है, तो ऑलवेज हमें पता है कि ए के आगे वही स्ट्रैंड आ पाएगा जहाँ पर टी है, एंड जी के आगे वहाँ पर क्या आएगा, सी। तो यहाँ से पहले भी हम इसे बात को डिस्कस कर चुके हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री इन द सेंस कि ऑलवेज जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, जो बेस पेयरिंग है वहाँ पर वो डिसाइडेड है वो कि वो किसके साथ ऐड होगी। जैसे हमें पता है कि एडनिन ऑलवेज थायमिन के साथ ऐड होगा एंड वहीं गुआनिन ऑल्सो ऑलवेज साइटोसिन के साथ भी ट्रिपल बॉन्ड ऐड होगा, और ये डबल बॉन्ड के साथ ऐड होता है। सो बिकॉज ऑलवेज जब यही नाइट्रोजन बेसिस एक दूसरे के पास आएंगे तभी दो बॉन्ड वहाँ पर जाकर अटैच हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इन्हें बोला जाता है कि ये कैसे होते हैं, इम्पॉर्टेंट रूल है किसका, बेस पेयर का, और ये एक दूसरे के कैसे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते। और अगर हम यहाँ पर डुप्लीकेशन की बात करें या फिर रेप्लिकेशन की बात करें, डुप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि एक डीएनए कॉपी है वो उससे एक और कॉपी को जनरेट कर लेंगे, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। सो रेप्लिकेशन करना या डुप्लीकेशन करना अपने आप को, अपने न्यूक्लिक एसिड को वो डीएनए और आरएनए दोनों अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाते, ओके। लेकिन एक और थर्ड पर्सन था या एक और थर्ड समथिंग ऑर्गेनिस्ट था जो भी एक जेनेटिक मटेरियल की तरह जिसके बारे में सोचा जा रहा था, वो क्या था, प्रोटीन। पर प्रोटीन इन सारे क्राइटेरिया को जो भी हमने अभी ऊपर डिस्कस किए हैं, इन सारे क्राइटेरिया को प्रोटीन फॉलो नहीं करता। इसी की वजह से प्रोटीन तो बिल्कुल भी एक जेनेटिक मटेरियल नहीं है, जो भी यहाँ से प्रॉपर क्लियर हो जाता है कि प्रोटीन इज़ फेल टू फुलफिल ऑल दिस क्राइटेरिया। प्रोटीन इन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता, जिसकी वजह से प्रोटीन इज़ नॉट द जेनेटिक मटेरियल इन एनी ऑर्गेनिज्म। सिर्फ जो जेनेटिक मटेरियल दैट इज़ डीएनए और आरएनए, और उनमें से भी कौन सा ज़्यादा सूटेबल है ये अभी हमें यहाँ पे पढ़ना है। सो जेनेटिक मटेरियल आर शुड आर स्टेबल। सो पहले तो यहाँ पे बताया गया है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल होना चाहिए कि लाइफ के जितनी भी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, राइट, पहले एक जायगोट है वो धीरे धीरे एक एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो बनने के बाद उससे एक प्रॉपर यंग वन होगा एंड यंग वन में धीरे धीरे और चेंजेस होते जाएंगे। पहले वो छोटा और स्मॉल होगा एंड धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म की लाइफ बढ़ रही है, ऑर्गेनिज्म भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इस तरीके से अगर कोई लाइफ है या फिर कोई भी सराउंडिंग में कोई ऑर्गेनिज्म है जिसकी डिफरेंट स्टेजेस आ रही हैं, लाइफ की लाइफ साइकिल चल रही है, एज में चेंजेस आ रहे हैं, ऑल्सो साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो इतने सारे इफेक्ट है, इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो किसी भी जेनेटिक मटेरियल को, यानी कि जो भी जेनेटिक मटेरियल उनकी बॉडी के अंदर है उसको वो बिल्कुल भी क्या करें, इफ़ेक्ट ना कर पाए। मतलब कोई भी लाइफ साइकिल चल रही हो, कोई भी एज हो या फिर कितने भी चेंज हो जाए हमारी बॉडी के अंदर, जो डीएनए मटेरियल है, सॉरी जो जेनेटिक मटेरियल है, वो बिल्कुल भी स्टेबल रहना चाहिए, उसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। ऑल्सो जो हमने इसके प्रीवियस ग्रिफिन का मेथड देखा था, जिसमें उन्होंने क्या किया था कि एक रेडियो एक्टिव डीएनए लिया था और एक रेडियो एक्टिव डीएनए नहीं था। सो उन्होंने क्या किया था कि जो डीएनए है उनको
ट्रांसफॉर्मेशन करने से पहले या फिर जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हमने वहाँ पर देखा था, वहाँ पर उन्होंने डीएनए को हीट कर दिया था। जो भी जेनेटिक मटेरियल था उनके बॉडी के अंदर, उनको उन्होंने हीट कर दिया। हीट करने से क्या हो गया कि वो डीएक्टिवेट हो जाए, वो प्रॉपर तरीके से वर्क ना करें। और लेकिन फिर भी उसमें क्या हुआ था कि जब हमने वहाँ पर आर को सॉरी जो दूसरा वाला था जिसमें जिसको हमने प्रॉपर हीट नहीं किया, सो जब हमने वहाँ जो आर था यानी कि जो रफ सरफेस वाला बैक्टीरिया था, उसके साथ जब हमने वहाँ पर एडअप किया, क्योंकि पहले आपको अगर टेस्ट याद होगा तो पहले सिंपल एक ऐसे डीएनए को ट्रांसफॉर्म किया गया था जिसमें वायरसेस थे उस तरीके के, जिसने उस माइस को डेड कर दिया था। सेकंड हमने प्योर दूसरा वाला वायरस लिया जिसमें जिसमें कि किसी भी तरीके की वहाँ पे कोडिंग नहीं थी, कोई सरफेस स्मूथ नहीं थी। जो भी स्मूथ सरफेस वाले वायरस थे दैट मीन्स उनके ऊपर कोई डिजीज़ थी जिसकी वजह से जो रैट था वो डाई हो गया था। लेकिन आर जो कि रफ सरफेस वाले थे उनके थ्रू कोई डिजीज़ ट्रांसमिट नहीं हो रही थी। लेकिन नेक्स्ट जब हमने आर और एस दोनों को ही एक साथ एडप्ट किया, जहाँ पर आर में क्या है डिजीज़ है, बट हमने उसको कैसे किया था, हीट करने के बाद उन्हें किया था। हीट करने से क्या होगी, उसके जो भी डीएनए सब्सटेंस है वो वहाँ पर वर्क ना करें, बट तब भी वो बैक्टीरिया अंदर पहुँच गए थे। क्यों पहुँच गए थे अंदर, क्योंकि अगर आप किसी भी जेनेटिक मटेरियल को हीट करते हैं तो उससे जो जेनेटिक मटेरियल है वहाँ पर जो उनका डीएनए है, उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ वहाँ से ख़त्म नहीं होती, डिस्ट्रॉय नहीं होंगी। सो बेसिकली मैं यहाँ पे आपको ये बता रही थी कि हमने जो प्रीवियस ग्रिफिन का टेस्ट भी देखा था, जहाँ पर हमने जेनेटिक मटेरियल को हीट भी किया, लेकिन उसके बावजूद वो अपना वर्क करते हैं। सो यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे दिखती है कि हम अगर जेनेटिक मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं इन एनी कंडीशन, इन एनी सब्सटेंसेस, अगर आप उसे यूज़ करें, आप लाइफ साइकिल चेंज हो रही है या एज चेंज हो रही है, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, हीट का इफेक्ट पड़ रहा है, या फिर कोई भी चीज़ें वहाँ पर हो, कुछ भी चीज़ हो वो ऑर्गेनिक की बॉडी के अंदर चेंज हो, लेकिन उसकी वजह से जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, वो किसी भी तरीके से वहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं होता। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है वो हमें किसके अंदर देखने को मिलती है, डीएनए के अंदर देखने को मिलती है। जो डीएनए के टू स्ट्रैंड है वो एक दूसरे के लिए ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और अगर आप उन्हें हीट कर दें, सो अगर आप उन्हें हीट कर देते तो जो दो ये स्टैंड है वो अलग अलग ज़रूर हो जाएंगे, एक स्टैंड अलग हो जाएगा एंड एक स्टैंड अलग हो जाएगा। और जैसे ही नॉर्मल कंडीशंस आएंगी, आप उन्हें हीटिंग देना बंद कर देंगे तो वापस एट द नॉर्मल कंडीशन वो ज्वाइन हो जाएंगे दोनों, और किसका फॉर्मेशन बना लेंगे, उस डीएनए का फॉर्मेशन करेंगे। सो यहाँ से जो स्टेबिलिटी वाला टर्म है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, सो वहाँ पर हमें बहुत अच्छे से पता चलेगा कि जो डीएनए है वो स्टेबल है। आप उन्हें किसी भी कंडीशन में रखिए, आफ्टर द कंडीशन वो अपने वापस फॉर्म में वापस जेनेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। और वहीं अगर हम आरएनए के बारे में डिस्कस करें, जैसे कि हमने आरएनए के बारे में अभी आपको बताया था कि जो आरएनए में शुगर होती है, आरएनए में जो पेंटोज शुगर लगी है, इस पेंटोज शुगर में जो सेकंड नंबर वाला, ये फर्स्ट नंबर कार्बन जहाँ पर एक नाइट्रोजन बेसिस लगेगा, सो जो ये सेकंड नंबर वाला कार्बन है इस पर भी क्या होता है, एक OH ग्रुप अटैच है। यहाँ पर भी थर्ड नंबर पे कार्बन पे भी OH ग्रुप अटैच है। थर्ड नंबर वाला कार्बन तो फर्दर स्टेबल हो जाएगा, बट जो ये वाला O है ये स्टेबल नहीं होता। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है बिकॉज 2 डिग्री OH ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से, किसमें, इन आरएनए में सेकेंड डिग्री या सेकेंड डिग्री कार्बन के ऊपर एक OH ग्रुप अटैच है, और इस OH ग्रुप की वजह से वो कैसा होता है, रिएक्टिव होता है इन कंपैरिजन ऑफ डीएनए में क्या होता है, वहाँ पर सेकेंड नंबर वाला कार्बन सिर्फ H लगा हुआ है, वहाँ पे कोई ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, बट आरएनए में सेकेंड डिग्री OH ग्रुप मौजूद होने की वजह से ये क्या है, थोड़ा सा रिएक्टिव ग्रुप है। एंड रिएक्टिव होने की वजह से क्या होगा, लेबल यानी कि एक फॉर्म में स्टेबल होके नहीं रहेगा, थोड़ा सा चेंज आपको उसमें देखने को मिलेगा। और अगर आप उसे प्रॉपर हीट दे रहे हो या फिर सबस्टांसेस को, कंडीशंस को आप चेंज करते हैं तो उसमें डिग्रेडेशन भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, डिग्रेडेशन भी वहाँ पर होता है। सो नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट तो ये दोनों ही लोग क्लियर कर रहे थे, डीएनए और आरएनए की दोनों में ही रेप्लिकेशन होता है। बट अगर हम वही स्टेबिलिटी की बात करें या केमिकल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो उनके लिए उन कंडीशंस में डीएनए इज़ मोर सूटेबल, बिकॉज जितने भी उसमें बेसिस लगे, नाइट्रोजन बेसिस लगे या कुछ भी स्ट्रैंड वगैरह हैं, अगर वो अलग अलग हो भी जाएंगे, सेपरेट हो भी जाते हैं, तो आफ्टर कंडीशन वो आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, आफ्टर कंडीशन वो वापस से मिल जाते हैं, एक साथ फिर से आ जाएंगे। बट वहीं अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए में क्या होता है कि आरएनए का 2 डिग्री OH या फिर 2
डैश पे जो OH ग्रुप अटैच है उसकी वजह से जो RNA है वो रिएक्टिव ग्रुप है, एंड रिएक्टिव होने की वजह से वो डिग्रेडेबल भी हो सकता है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई जेनेटिक मटेरियल है सो वो कभी भी उसके जेनेटिक में या फिर जेनेटिक मटेरियल्स में चेंज नहीं आना चाहिए। वट एवर द कंडीशन उसमें चेंज नहीं होना चाहिए, बट RNA में चेंज होता है। सो RNA यहाँ पर क्या है, RNA एक कैटलिस्ट की तरह है। वी आर नोन अबाउट द कैटलिस्ट। हमें पता है कि अगर कोई रिएक्शन होती है तो उसमें कैटलिस्ट क्या करते हैं, उस रिएक्शन को, और जो भी यहाँ पे कैटलिस्ट है वो कैटलिस्ट क्या करेंगे, इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए और फास्ट होने के लिए हेल्प करते हैं। सो RNA यहाँ पर एज अ कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है। बिकॉज हम उसे कैटलिस्ट क्यों कह रहे हैं, कैटलिटिक कैरेक्टर्स के अंदर क्यों डाल रहे हैं, बिकॉज ऑफ देयर रिएक्टिव नेचर। वो रिएक्टिव है, इस वजह से हम उसे एज ए कैटलिस्ट की तरह भी वर्ड यूज़ करते हैं। वहीं जो डीएनए है, डीएनए बहुत लेस रिएक्टिव होता है बिकॉज वो केमिकली स्टेबल है। सो लेस रिएक्टिव होने की वजह से वो मोर स्टेबल होगा। सो ये ऑब्वियस सी बात है कि जो भी कंपाउंड अगर रिएक्ट स्टेबल नहीं है तो स्टेबल होने के लिए वो क्या करेगा, रिएक्शन, एंड रिएक्शन करने की वजह से, रिएक्टिव होने की वजह से वो स्टेबल नहीं होगा। एंड वहीं जो डीएनए होता है वो बहुत लेस रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्शन वो बिल्कुल नहीं करेगा। थोड़ी बहुत ही रिएक्टिविटी उसमें होती है रिगार्डिंग जब उसमें डुप्लीकेशन होना है या उसके स्टैंड को चेंज होना होता है देन, और उसके अलावा फर्दर कोई चेंजमेंट उसके अंदर नहीं होते। इसी वजह से डीएनए, अगर हम सेकेंड पॉइंट जो था उस क्राइटेरिया का कि स्टेबल या केमिकली बैलेंस चीज़ चाहिए, तो वो किसके अंदर होती है, इन द डीएनए। ठीक है, तो यहाँ से एक कंपैरिजन आपको मिलता है कि क्यों डीएनए इज़ मोर प्रीडोमिनेंट टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो वहाँ पर बिकॉज वो केमिकली स्टेबल है और स्ट्रक्चरली भी बहुत स्टेबल है। सो यहाँ से एक पॉइंट आपको क्लियर होता है कि जो दो जेनेटिक मटेरियल आप जिनके बारे में हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, दैट इज़ डीएनए एंड आरएनए, तो उसमें डीएनए इज़ द बेटर जेनेटिक मटेरियल। ओके, ऑल्सो जो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर क्या होता है, थायमिन। ये भी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जब हम डीएनए का स्ट्रक्चर देख रहे थे तो वहाँ पर हमने देखा था कि डीएनए में क्या होता है, थायमिन होता है इन द प्लेस ऑफ यूरेसिल, एंड वहीं जो आरएनए होते हैं वहाँ पर यूरेसिल होता है। अच्छा, जो आरएनए उसमें क्या होता है, यूरेसिल, और वहीं कहीं डीएनए के अंदर क्या होता है, थायमिन होता है। सो इस वजह से भी डीएनए मोर स्टेबल है। क्यों, एक्चुअली बेटा जो थायमिन है, ये जो थायमिन है ये स्टेबल फॉर्म ही है किसका, यूरेसिल का। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर दूं कि जो थायमिन है, जो टी यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, एक्चुअली ये यूरेसिल का ही एक फॉर्म है, बट यूरेसिल से वो मोर स्टेबल है। ऐसा क्यों होता है, जब हम यूरेसिल में एक मिथाइल ग्रुप ऐड करवा देते हैं, तो जैसे आप उसमें एक मिथाइल ग्रुप ऐड करोगे वो कन्वर्ट होके थायमिन स्ट्रक्चर बन जाएगा। हमें पता है, बहुत सारी चीज़ें हमने ऐसे देखी कि जब हम किसी चीज़ में, या बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जिनसे एक जेनेटिक मटेरियल या कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल अपने आप को क्या करता है, स्टेबल करने की कोशिश करता है। इन केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें ड्यू टू रेजोनेंस या ड्यू टू सम अदर रीज़न वो अपने आप को स्टेबल करते हैं। सो वैसे कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पर भी है कि यूरेसिल जो कि पहले आरएनए में है, वही एक स्टेप आगे बढ़ के अपने आप को स्टेबल कर रहा है, और स्टेबल करने के बाद वो थायमिन में कन्वर्ट हो जाता है। सो जो डीएनए है उसमें मोर स्टेबल फॉर्म मौजूद है, डीएनए में थायमिन है जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन ऑफ यूरेसिल। तो यहाँ पर भी ये एक रीज़न हो गया जिसकी वजह से डीएनए इज़ मोर स्टेबल देन आरएनए। ऑल्सो जो फर्दर स्टडीज़ में हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से वो यहाँ पर अटैच है और किस तरीके से वो उसमें स्टेबिलिटी बनाता है। बट ये पॉइंट भी यहाँ पर मौजूद है कि बिकॉज ऑफ दिस थायमिन डीएनए इज़ मोर स्टेबल देन आरएनए। ऑल्सो जो भी हमने यहाँ पे डीएनए और आरएनए पढ़े, उन दोनों में क्या होता है, म्यूटेशन होता है। बिकॉज म्यूटेशन तो दोनों में ही हो सकता है। एंड हमने अभी ये बात भी डिस्कस की कि जो आरएनए है वो अनस्टेबल है। आरएनए अनस्टेबल होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन बहुत ज़्यादा करने की वजह से या बहुत बीइंग रिएक्टिव होने की वजह से वहाँ पर म्यूटेशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत फास्ट रेट में वहाँ म्यूटेशन देखने को मिलेगा। लेकिन अभी हमने प्रीवियस क्या पढ़ा था कि जो म्यूटेशन है वो कैसा होना चाहिए, स्लो म्यूटेशन होना चाहिए। ठीक है, जैसे भी हमने यहाँ पर इसे डिस्कस किया था। सी अगर मैं आपको यहाँ पे वापस बताऊँ कि अगर हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लिया जिसमें रेप्लिकेशन दोनों में होता है, सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा जिसकी केमिकली और स्ट्रक्चरली ज़्यादा स्टेबल कौन निकला, डीएनए। एंड वहीं हम थर्ड पॉइंट जो यहाँ पर लिखा गया है वो ये है कि जो चेंजेस हो रहे हैं, जो म्यूटेशन हो रहा है वो कैसा हो, स्लो चेंज हो, स्लो, धीरे 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 करके एवोल्यूशन चेंजेस हो रहा है। बट अभी आपने आरएनए के अंदर क्या पढ़ा कि आरएनए में क्या होता है, आरएनए में जो
स्टेबल अनस्टेबल है, वो रिएक्टिव ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो म्यूटेशन होता है वो बहुत ज़्यादा फास्टर लेवल में होता है, बहुत जल्दी जल्दी से वहाँ पे म्यूटेशन होने लगते हैं। यही रीज़न है जिसकी वजह से जो वायरसेस होते हैं उनमें जो आरएनए होते हैं, बिकॉज मैंने अभी आपको बताया कि जो वायरस है उसमें एड जेनेटिक मटेरियल कौन है, आरएनए। एंड बिकॉज वो अनरिएक्टिव होता है, अनस्टेबल होता है, इसकी वजह से वो बहुत जल्दी 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 म्यूटेशन करने लगता है। इसी की वजह से जो वायरसेस की लाइफ साइकिल होती है वो छोटी होती है, बहुत स्मॉल लाइफ स्पैन होती है, उनकी स्पैन होती है, बहुत छोटी लाइफ साइकिल होती है। एंड वो क्यों होती है, बिकॉज वो बहुत जल्दी इवेल्युएट करते हैं, बहुत जल्दी फास्ट तरीके से बढ़ रहे होते हैं, उनके अंदर म्यूटेशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, बिकॉज वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आरएनए है, एंड आरएनए बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से जो वायरसेस होते हैं उनकी लाइफ क्या होती है, शॉर्ट होती है, एंड ऑल्सो उनमें म्यूटेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सो यहाँ से जो थर्ड पॉइंट था वो ये था कि जो म्यूटेशन है वो स्लो होना चाहिए, होना ज़रूर चाहिए। म्यूटेशन है वो आगे जाके इवोल्यूशन को जाकर हेल्प करेगा, इवोल्यूशन होने में मदद करता है, तो होना तो बिल्कुल चाहिए म्यूटेशन, बट वो किस तरीके से होगा। एक फास्ट म्यूटेशन होगी तो कोई भी लाइफ साइकिल जो है या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज जैसे जैसे आप बिकॉज अगर आप सोचो आज कोई ऑर्गेनिज्म है वो कल चेंज होकर दूसरा बन गया, नेक्स्ट किसी और में कन्वर्ट हो गया, तो इस तरीके से क्या होगा कि जो पहले तो वो जो ऑर्गेनिज्म है वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बिकॉज इतनी जल्दी जल्दी म्यूटेशन होंगी तो उनकी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाता। दैट्स द रीज़न कि जो वायरस होते हैं अगर आप उन्हें टेम्परेचर हाई कर दें या टेम्परेचर लो कर दें या मॉडिफिकेशन कर दें या कुछ भी आप उनमें करते हैं तो वो उस टाइम पे सस्टेन नहीं कर पाते हैं। सो वहीं पर अगर ऐसा म्यूटेशन है जो कि बहुत स्लो है, सराउंडिंग के अकॉर्डिंग है, अगर सराउंडिंग जिस तरह धीरे धीरे चेंज हो रहा है, देन अगर वहाँ पे म्यूटेशन हो रहा होता है तो वहाँ पर वो जेनेटिक बॉडी वहाँ पर वो ऑर्गेनिज्म सस्टेन कर सकता है। सो जो स्लो चेंज है या स्लो म्यूटेशन है वो डीएनए के अंदर होता है, बल्कि आरएनए में म्यूटेशन बहुत फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो भी वायरसेस है उनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जो थर्ड पॉइंट है वो भी क्लियर होता है कि जो डीएनए है वो ज़्यादा सूटेबल है इन केस ऑफ म्यूटेशन। वहीं नेक्स्ट हम पढ़े, सो वहीं अभी तक आपने जो पढ़ लिया कि किस तरीके से डीएनए और आरएनए में चेंजेस हैं, कहाँ कहाँ आपको वो चेंज देखने को मिलेंगे। जैसे स्टेबिलिटी की बात करें, स्ट्रक्चर्स की बात करें, तो वो उसमें स्टेबल कौन निकल गया, डीएनए। एंड ऑल्सो जो म्यूटेशन का टर्म है वहाँ पर भी स्टेबल कौन हो गया, डीएनए। बट ऐसा नहीं है कि डीएनए स्टेबल हो गया बट आरएनए का कोई वर्क नहीं है। आई एम नॉट सेइंग इट, आरएनए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आरएनए ही वो सब्सटेंस है जो कि कोड को ले जाएगा फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वायरसेस है और वायरसेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ डीएनए मौजूद है तो डीएनए डायरेक्ट वर्क करता है, और प्रोटीन आरएनए मौजूद है तो आरएनए डायरेक्ट वर्क करता है एज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। दैट मीन्स यहाँ पे मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि आरएनए ही वो सब्सटेंस है, आरएनए ही वो मटेरियल है जो कि कन्वर्ट करेगा या फिर प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। सो अब और अगर अगर वो वायरसेस हैं जिसमें सिर्फ आरएनए है तो वो तो काम हो जाएगा, बिकॉज वो डायरेक्ट प्रोटीन में बन जाएगा। लेकिन जितने भी डीएनए सब्सटेंस है यानी जिनमें प्री डोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है वो टोटली डिपेंड करता है आरएनए के ऊपर। किस लिए, फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अगर प्रोटीन का सिंथेसिस करना है तो डीएनए को डिपेंड होना पड़ता है आरएनए के ऊपर, बिकॉज प्रोटीन सिंथेसिस की जितनी भी मैकेनिज्म है वो सब कुछ आरएनए के ही आगे पीछे या फिर आरएनए के सराउंड में ही सर्वाइव करती है। मैंने ऐसा क्यों बोला अभी, क्योंकि बिकॉज हम जो सेंट्रल डॉग्मा वाला प्रोसेस है वो पढ़ भी चुके हैं कि जिसमें डीएनए है एंड डीएनए खुद का रेप्लिकेशन करेगा, डिफरेंट कॉपीज़ बनाता है एंड देन वो इसे ट्रांसक्रिप्शन करता है। ट्रांसक्रिप्शन वाली प्रोसेस होती है, ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस होगी और कहाँ पहुँचाएंगे वो इसे, मैसेंजर आरएनए। एंड मैसेंजर आरएनए से वो फर्दर कहाँ पहुँचता है, मैं यहाँ बना देती हूँ। मैसेंजर आरएनए से फर्दर वो कहाँ पहुँचता है, प्रोटीन के पास, और जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। तो ये जो प्रोसेस है जिससे आप डीएनए से लेकर कहाँ पहुँच रहे हो, प्रोटीन्स तक पहुँच रहे हो, तो उसके बीच में जो फिनोमिनन है दैट इज़ मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए ऑल्सो ट्रांसफ़र आरएनए भी होता है। एक्चुअली आरएनए 3 टाइप्स के होते हैं, आर आरएनए जिसे हम राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं, नेक्स्ट एम आरएनए जिसे हम मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, एंड वहीं टी आरएनए जिसे हम ट्रांसफ़र आरएनए बोलते हैं। सो यहाँ पर डीएनए से
प्रोटीन सिंथेसिस डीएनए के थ्रू जो भी मटेरियल्स पहुंच रहे हैं जो कि हेल्प करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस में, उनको मैसेजिंग के फॉर्म में आने, उन्हें कोडिंग के फॉर्म में उन्हें ले जाने का काम मैसेंजर आरएनए करते हैं, एंड उनको ट्रांसफॉर्म करने का, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस को ट्रांसफॉर्म करने का काम ट्रांसफ़र आरएनए करते हैं। तो इस तरीके से जो डीएनए है वो टोटली डिपेंडेंट है आरएनए के ऊपर, और आरएनए जब वहाँ पर होगा तभी प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस हो पाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर डिस्कस, हमने जितनी भी चीज़ें की वहाँ पर हमने देखा कि आरएनए एंड ऑल्सो डीएनए दोनों का अपना अपना एक फंक्शन है, एंड दोनों ही कहीं ना कहीं से एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में वर्क कर रहे हैं। बिकॉज अगर इन योर बॉडी डीएनए है, ठीक है, बोथ आर द जेनेटिक मटेरियल। वाई? बिकॉज जो डीएनए है वो अगर आपकी बॉडी में है, वो रेप्लिकेशन तो चलो कर लेगा, रेप्लिकेशन हो गई, बट रेप्लिकेशन के बाद मैसेंजर आरएनए जो वो डीएनए कोडॉन्स बना रहा है, वो कोडॉन्स जो भी एडेनिन गुआनिन थायमिन के थ्रू जो नाइट्रोजन बेसिस आपस में अटैच होकर कोडॉन्स बनाएंगे, उनको आगे की तरफ ट्रांसमिट करना, यानी उन्हें मैसेज की तरह एक न्यूक्लिक एसिड सब्सटेंस से दूसरे न्यूक्लिक एसिड सब्सटेंस की तरफ पास पहुंचाना, और वहाँ पर जो भी कोडिंग है उसको लेकर जाना इन अ फॉर्म ऑफ मैसेज, एंड ऑल्सो उन्हें फ्रॉम इन अ सेल वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफ़र करना। यहाँ पर ये सारा वर्क कौन करता है? आरएनए। तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आरएनए नहीं होगा तो वहाँ पर आरएनए नहीं होगा तो डीएनए जो भी मैसेज दे रहा है फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस वो प्रोसेस नहीं हो पाएगी। एंड वहीं अगर सिर्फ आरएनए होगा तो वो बीइंग रिएक्टिव होने की वजह से वो बहुत जल्दी जल्दी रिएक्टिव हो जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी वर्क कर लेगा, जिसकी वजह से जो भी ऑर्गेनिज्म है उसकी लाइफ स्पैन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर हमने चीज़ें देखी कि दोनों ही चीज़ें फर्दर इंपॉर्टेंट है, डीएनए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ऑल्सो साथ साथ उसके साथ आरएनए भी वहाँ पर अपनी एक प्रॉपर इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, बट अगर यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर किया कि जेनेटिक जो डीएनए है वो स्टोरेज इन्फॉर्मेशन, जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उनको स्टोर करने के हिसाब से बहुत ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? बिकॉज जो भी स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं या जो केमिकल चेंजेस हैं वो डीएनए के अंदर नहीं होते, इतने इजीली उनमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, इसीलिए वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छी तरीके से ट्रांसफॉर्म, बहुत अच्छी तरीके से स्टेबली अपने पास रखते हैं। एंड वहीं जो आरएनए है वो इनको ट्रांसमिट करने का काम करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने में आरएनए बेटर होते हैं। दैट मीन्स डीएनए किस में बेटर है? डीएनए इस जेनेटिक मटेरियल्स को, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए बेटर है, वो प्रॉपर उसको स्टोर कर लेगा। एंड वहीं आरएनए किसके लिए बेटर है? आरएनए उसे ट्रांसफ़र करने के लिए, वहाँ पे ट्रांसमिट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से दोनों ही अपना एक इम्पॉर्टेंस रोल रखते हैं, दोनों का ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। ओके।